हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू यूनिट सॉलिड स्टेट। तो इस हम सॉलिड स्टेट पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सॉलिड स्टेट क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है। और हमारे पास सॉलिड स्टेट जो फिजिकल केमिस्ट्री है बीएससी पार्ट 1 में, तो वहाँ पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम क्लास 12 के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट यूनिट है आपकी सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को हम आज स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम बाद हमारी वीडियो आ रही है, तो होप आप लोग सब अच्छे होंगे। कोरोना में आपको कुछ नहीं हुआ होगा। कोरोना में हमने काफ़ी सारा काम किया था। तो हम फिलहाल यहाँ पे एक नया टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मैटर। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज नोन एज मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है, जिसका अपना एक मास होता है, उसे मैटर कहते हैं। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम यहाँ पर आज सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉलिड, लिक्विड और आपकी तीसरी कौन सी स्टेट होती है? गैसियस स्टेट होती है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस आपके क्या है? मैटर की फिजिकल स्टेट है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस किसे कहते हैं? तो लिक्विड और गैस के बारे में तो हम नेक्स्ट यूनिट्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हमारा जो टॉपिक है वो सॉलिड स्टेट पे बात करते हैं। तो सॉलिड स्टेट मैटर की वो फिजिकल स्टेट होती है जो इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करती है। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मतलब मीन्स जिनका डेफिनेट शेप होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट शेप, जिनका वॉल्यूम फिक्स होता है। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। आपके पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो सॉलिड के पार्टिकल्स की होती है वो बहुत लो होती है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल जिनसे भी मिलकर वो सॉलिड बना है, तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्योंकि बहुत पास पास होते हैं, खुश रहते हैं, तो ये आपके क्या हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर हाई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन मॉलिक्यूल के बीच होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, साइंस, मॉलिक्यूल जिनसे भी मिलकर बना है, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, तो इनकी डेंसिटी जो होती है वो पार्टिकल की डेंसिटी बहुत हाई होती है। एक पॉइंट ये हो गया डेंसिटी वाला। क्योंकि पार्टिकल बहुत वेल मैनर में अरेंज होते हैं, तो अरेंजमेंट इनका फिक्स होने की वजह से इनकी एंट्रोपी लो होती है। एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस को बताती है, लेकिन क्योंकि इनके पार्टिकल व्यवस्थित रूप से अरेंज्ड रहते हैं, तो इसकी एंट्रोपी बिल्कुल बहुत कम होती है, लिक्विड की ज़्यादा और गैस की और ज़्यादा। हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत फिक्स होते हैं, तो इनमें फ्लूडिटी, बहने का गुण नहीं पाया जाता। फ्लूडिटी इनमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, इनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। और कोई और पॉइंट की बात करें तो ये सॉलिड है, तो ये नेचर में हार्ड इन नेचर होते हैं। नेचर जो होता है वो इनका हार्ड होता है, आपके पास हार्ड इन नेचर के होते हैं। और एक प्रॉपर्टी की बात करें तो क्योंकि ये हार्ड होते हैं, तो हम इनको पिचका नहीं पाते, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल है। ये 9 पॉइंट्स हैं, जनरल से ये 9 पॉइंट है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है, जिसका अपना एक मास होता है, वो मैटर होता है। मैटर हैज़ 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस को आप उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो सेटिस्फाइड करते हैं वो आपके सॉलिड कहलाते हैं। इन्हीं को कंपेयर करके लिक्विड और इन्हीं को कंपेयर करके गैस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हम गैस के बारे में और लिक्विड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का जो है वो सॉलिड स्टेट है। तो हम यहाँ पे सॉलिड स्टेट आर दोज, इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर विच डिफाइंस और विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। सॉलिड की डेफिनेशन, उनकी पॉइंट्स या पॉस्टुलेट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम सॉलिड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, सॉलिड स्टेट के टाइप। तो यहाँ पर सॉलिड 2 टाइप के होते हैं। जनरली आपके पास जो सॉलिड स्टेट होती हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड सेकेंड वन इज एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय ठोस और आपके अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो ये आपके सॉलिड, क्रिस्टल और एमॉर्फस होते हैं। तो क्रिस्टलीन सॉलिड को हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक लाइन में। बेसिकली मैं समराइजिंगली आपको ये पूरी यूनिट डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपके पास इस पे बात करते हैं। और ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, तो इनकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्रिस्टल या सॉलिड है, अगर उनके जिनसे भी मिलकर बना है,
तो सॉलिड किससे मिलकर बना हो सकता है, या लिक्विड या गैस किससे मिलकर बनी हो सकती है, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल। तो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे भी मिलकर वो सॉलिड बना है उनको हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह रहे हैं। तो अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट वेल मैनर में होता है, माना ये पेन एक सॉलिड है और सॉलिड के इस पोर्शन से लेकर के इस बॉडी के इस एंड तक इनके पार्टिकल्स अगर वेल मैनर में अरेंज होते हैं, इनमें कुछ भी डिसऑर्डरनेस या डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो आप इस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं, या द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सॉलिड, इफ द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सॉलिड इज इन वेल मैनर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन वेल अरेंज्ड मैनर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट वेल मैनर में नहीं होता है तो वो आपके एमॉर्फस कहलाते हैं। और इसके एक लाइन की अगर मैं शॉर्ट में डिफाइन करूं तो जो शॉर्ट रेंज तक ऑर्डर्ड होते हैं, अगर माना ये कोई एमॉर्फस है तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक अरेंजमेंट सही था और फिर उसके बाद यहाँ गड़बड़ी हो गई, तो शॉर्ट रेंज तक ही अरेंजमेंट सही था, इसलिए ये एमॉर्फस कहलाते हैं। इसके अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हो NaCl, CaCl, KCl, डायमंड, क्वार्ट्ज, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा क्रिस्टलाइन है और कौन सा एमॉर्फस है। तो डायमंड, क्वार्ट्ज, NaCl, KCl, CaCl, एक एग्जाम पे क्वार्ट्ज पे आया था कि आपके पास क्वार्ट्ज कैसा है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जनरली 2 के बारे में बात करते हैं हम, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ग्लास और आपका कोल ये आपके एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं या एमॉर्फस कहलाते हैं। तो हम पहला टॉपिक सॉलिड स्टेट क्या होता है इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। हमारा दूसरा टॉपिक था सॉलिड स्टेट के टाइप्स, हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नए टॉपिक पे बात करने वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स। तीसरा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपने बताया कि जिनमें भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वेल मैनर में अरेंज होते हैं तो उन्हें आप क्रिस्टल सॉलिड कहते हो या क्रिस्टल कहते हो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली या जनरली कितने टाइप के होते हैं? आपके पास पहला है मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवेलेंट, यहाँ पर आपका मेटेलिक, और एक है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो अगर आपके पास कोई भी क्रिस्टल है वो वेल मैनर में अरेंज, उनके पार्टिकल्स वेल मैनर में लगे हुए हैं, और अगर वो वेल मैनर में अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स हैं वो पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस ना होकर के, एटम्स ना होकर के पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल होते हैं, तो ऐसे जो क्रिस्टल बनेंगे या क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेंगे उनको आप कहते हो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आपके पास उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं जिनसे मिलकर वो क्रिस्टल बना है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बने हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो रखे हैं तो कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर वो मेटलिक बॉन्ड से जुड़े हैं तो मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो आपको मैंने बोला कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के 2 टाइप्स बताए। सॉलिड के टाइप्स बताने के बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही आज के बाद हम इस पूरी यूनिट में डिस्कशन करते हैं, एमॉर्फस में नहीं बोलते हैं। आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि ये वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल की ऑर्बिटल्स में, तो फ्रीली वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और ये मॉल्टन स्टेट या ये सॉलिड स्टेट, दोनों ही फिजिकल स्टेट में ये काय की तरह बिहेव करते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। जबकि आयनिक के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अगर सॉलिड स्टेट में होते हैं तब तो ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, कोई भी करंट ये फ्लो नहीं करते, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर ये मॉल्टन स्टेट या गलित अवस्था में होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, तो तब ये आपके कंडक्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और आयनों के मोशन की वजह से करंट डेवलप करते हैं, और करंट डेवलप करने की वजह से इसमें आयनिक वाले जो होते हैं वो मॉल्टन स्टेट में कंडक्टर की तरह, जबकि सॉलिड स्टेट में वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसमें जैसे आपके पास कुछ एग्जांपल्स को देकर के आपको पूछ लेगा कौन से क्रिस्टलाइन है और कौन से एमॉर्फस है, इस तरीके का क्वेश्चन एक बनता है। मैं इसको आगे और फर्दर एक नए टॉपिक पे जाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे।
अब हम बात कर रहे हैं एक नए फोर्थ वाले टॉपिक, चौथे टॉपिक पर, जो आपका है यूनिट सेल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी यूनिट का। तो यूनिट सेल किसे कहते हैं? पूरी यूनिट का, पूरी इस चैप्टर का आप इसको हीरो भी कह सकते हो। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको एक क्रिस्टल बना के दिखाता हूँ। आप सबने क्यूब वाला गेम देखा होगा, उस क्यूब वाले गेम को बनाने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पे। होप आपको समझ आ पाए। तो एक पहले तो आपने क्यूब तैयार किया, यहाँ से आपने एक प्लेन इसके अंदर डाला, ऐसे एक प्लेन आपने ये डाला और आपने एक प्लेन ये रखा। तो 3 प्लेन आपने इसे रखे और 3 प्लेन आपने डाल दिए। अब आपने क्या किया कि फ्रंट फेस को, सेंटर को बैक फेस के सेंटर से कनेक्ट कर दिया और लेफ्ट फेस के सेंटर को राइट फेस के सेंटर से कनेक्ट, और टॉप फेस के सेंटर को बॉटम फेस के सेंटर से कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपको क्यूब जैसा गेम दिखाई देने लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको बस इतना सा करना है कि एक क्यूब ड्रॉ किया। इस क्यूब के बाद आपको 3 प्लेन्स डालने हैं। सजाने की कोशिश करोगे तो नहीं बन पाएगा। और एक प्लेन सिंपल सा, ये टॉप फेस को बॉटम फेस से, लेफ्ट फेस को राइट फेस से, सामने वाले फेस को पीछे वाले फेस से। अब क्या किया, इसका एक क्यूब देखो छोटा सा, ये वाला क्यूब। तो ये आपका जो क्यूब वाला जो गेम बन के आपके सामने आया है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, पूरा क्रिस्टल लैटिस। इसे आप कहते हो 3D लैटिस, स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। जो 3D स्पेस में पूरा का पूरा क्रिस्टल होता है वो आपका 3D लैटिस, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस आपका कहलाता है। इस पूरे गेम में क्यूब के वो जो पूरा गेम है, उस गेम का एक छोटा सा बॉक्स, उस बॉक्स को आपने एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग रिपीट किया, तो उस छोटे से बॉक्स को, इस छोटे से बॉक्स को आप यूनिट सेल कहोगे। A small part of a whole crystal lattice which on repetition along x-axis, y-axis and z-axis we get a whole crystal, that small part is called unit cell। तो आप एक छोटे से क्यूब को, छोटे से बॉक्स को यूनिट सेल कह सकते हो। जैसे सपोज आपने एक बहुत बड़े बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग का एक रूम था, आपने उसी के जैसे रूम लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट, बैक बनाते चले गए और पूरी बिल्डिंग तैयार करते चले गए, तो वो पूरी बिल्डिंग आपका क्या हो गया, 3D लैटिस, स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। उस पूरी बिल्डिंग का एक छोटा सा रूम जिसको रिपीट कर करके आपने पूरा बिल्डिंग तैयार किया है, वो छोटा सा रूम आपके लिए यूनिट सेल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे यूनिट सेल तो आपको समझ में आ गया होगा। हमें जो मेजर टॉपिक बात करनी है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, 5वां टॉपिक है हमारा। समराइजिंगली मैं सारे टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल के टाइप्स पे हम बात कर लेते हैं। तो यूनिट सेल के टाइप्स, पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम, साइंस या मॉलिक्यूल। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा एटम, आयन, मॉलिक्यूल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वर्ड का ही ज़्यादातर यूज़ करूँगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन के बेसिस पर यूनिट सेल के टाइप्स। तो इस बेसिस पर यूनिट सेल के टाइप्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होता है आपके पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, आप समझ जाओगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? केवल और केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे वालों को आप क्या कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल पे मैं अभी बात करने वाला हूँ आपको, तो अभी दिखाते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, हमारे चैनल पर 500 से अबव सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार बनाने के लिए। तो कॉर्नर पर आपके पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और इसका एग्जांपल जो है वो है SCC, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। इस सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप कह रहे हैं केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पर। तो कॉर्नर पर केवल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। एटम, आयन और मॉलिक्यूल यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पर होते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल उसे कहते हैं जिसमें आपके पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, एज वेल एज अनदर पोजीशन पर भी होते हैं। कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे
और साथ ही साथ कहीं और किसी पोजीशन पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे यूनिट सेल को आप नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। इसमें आपके पास आते हैं बीसीसी एग्जाम्पल, एफसीसी, एक एंड सेंटर्ड क्यूबिक और एक आपका एज सेंटर्ड क्यूबिक। तो 4 टाइप के हैं। तो बीसीसी का मतलब है कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, प्लस बॉडी सेंटर पर होते हैं, इसीलिए इसे बॉडी सेंटर क्यूबिक कहते हैं। इसका मतलब है कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, प्लस फेस के सेंटर पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम आयन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। एंड का मतलब है कॉर्नर पर प्लस टू अपोजिट फेसेस पर, 2 अपोजिट, केवल 2 ही फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होंगे। और एज में क्या होंगे, कॉर्नर पर होंगे प्लस एज सेंटर पर प्रेजेंट होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो हम सबको बना के दिखाते हैं आपको। तो ये एक छोटा सा क्यूब आप कह रहे थे यूनिट सेल है, तो केवल कॉर्नर पर तो है ही है, साथ ही साथ आपके बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट है। आपके पास कॉर्नर पर तो है ही है और साथ ही साथ फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर है, फेस का सेंटर, टॉप फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस, फ्रंट फेस और बैक फेस। एज सेंटर्ड क्यूबिक की अगर हम बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके पास कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे और एज के सेंटर पर, तो आपके पास एजेस हैं, 12 एजेस हैं, ऊपर 4, 4, 8, 9, 10। देखो एज का सेंटर, एज का सेंटर, एज का सेंटर, एज का सेंटर, तो 8 ये हो गए, 9, 10, 11, 12, तो 12 एज के सेंटर्स पर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हमें इनके लिए कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड, तो हम उसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, तो एक फॉर्मूला है आपके पास, ये याद रखना, टोटल लेटिस पॉइंट, लोन पेयर नहीं है, टोटल लेटिस पॉइंट, इसे जेड लेटर से डिनोट करते हैं, इक्वल टू जितने लेटिस पॉइंट हैं वो इनटू उनके कंट्रीब्यूशन, वो यूनिट सेल में अपना कितना योगदान दे रहे हैं उस कंट्रीब्यूशन से निकालते हैं। जैसे सपोज आपके लिए टोटल लेटिस पॉइंट एससीसी के लिए निकालेंगे, तो कॉर्नर पर कितने पार्टिकल हैं, लेटिस पॉइंट कितने, 8 इंटू, अब ये एक गोला किसी, आप अपने रूम को एज्यूम कर सकते हो, एक रूम के कॉर्नर पर आपके पास क्या लगा हुआ है, एक गोला लगा हुआ है। तो वो जो कॉर्नर पर एक गोला है वो इस यूनिट सेल, इस कमरे में, इसके बगल वाले कमरे में, इसके पीछे वाले रूम में और उस बगल के पीछे वाले रूम में 4 जगह कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ऐसे ही बिल्डिंग और भी ऊपर है, तो 8 जगह वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा, वो एक कॉर्नर पर लगा हुआ गोला या कॉर्नर पर लगा हुआ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन या मॉलिक्यूल। तो वो केवल इस रूम में, इस यूनिट सेल में अपना कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 8 जगह वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस यूनिट सेल में 1/8 का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो इसलिए यहाँ पे 1/8 लिखा जाता है। और सॉल्व करने के बाद टोटल लेटिस पॉइंट कितने आते हैं आपके लिए, 1 आते हैं। आपको याद भी रखना है कि एससीसी के लिए टोटल लेटिस पॉइंट जेड की वैल्यू 1 आती है। अगर हम बीसीसी की बात करें तो कॉर्नर की कहानी तो ये है, प्लस बॉडी के सेंटर पर 1 होता है और कंट्रीब्यूशन 1 होता है। कंट्रीब्यूशन पूरा बॉडी के सेंटर पर है और पूरे रूम के बीच में एक पार्टिकल है और 100% कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो 1 + 1 टोटल लेटिस पॉइंट जेड = 2। अगर हम फेस सेंटर की बात करें तो 8 × 1/8 कॉर्नर के लिए, फेस होती हैं 6, टॉप फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस। तो माना एक फेस ये है और यहाँ पे एक एटम लगा हुआ है, तो वो अपने इस रूम में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसके पीछे वाले रूम में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस रूम में अपना, इस यूनिट सेल में वो अपना हाफ कंट्रीब्यूट करेगा। तो कंट्रीब्यूशन हाफ होने की वजह से इसके लिए जेड वैल्यू जो सॉल्व करके आती है वो 4 आती है। और अगर हम एज वालों की बात करें तो 8 × 1/8 और प्लस कॉर्नर की कहानी है ये, टोटल एजेस होती हैं 12। तो आप एज को देखना, आपके रूम की जो एजेस होंगी, तो एक एज पे अगर सेंटर पर यहाँ पे गोला एक एटम आयन मॉलिक्यूल लगा है, तो वो इस रूम में भी, बगल वाले में, पीछे वाले में और बगल के पीछे वाले में 4 जगह अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो उसका इस रूम में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/4 का होगा। तो 1/4 होने की वजह से कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद तो आप याद रखोगे कि एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए, एंड सेंटर्ड के लिए, एंड तो नहीं है इसमें, अच्छा एंड वाला रह गया इसमें, ये एज वाला है। एंड वाले को हम क्लियर कर लेते हैं कि कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं और एंड सेंटर्ड पर, एंड सेंटर मतलब कोई से भी एंड पर, टॉप बॉटम पर या फिर लेफ्ट राइट पर या फ्रंट बैक पर। तो 8 × 1/8 प्लस 2 पार्टिकल्स हैं और कंट्रीब्यूशन 1/2, तो सॉल्व करके ये 2 आता है। तो ये बॉडी, इसे एंड सेंटर्ड को बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हैं, बॉडी नहीं सॉरी बेस सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हैं। लेकिन आप इसे ये मत समझना, ये अलग चीज़ है।
और ये अलग चीज़ है। ये बेस है, फ्रंट आमने सामने की किसी भी दो फेस पर प्रेजेंट होता है, जबकि बॉडी सेंटर पे बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको अगर मैं समराइजिंगली इसे बोलूँ, SCC, BCC, FCC एंड सेंटर्ड क्यूबिक और आपका एज सेंटर्ड क्यूबिक, तो इसके लिए टोटल लैटिस पॉइंट 1, BCC के लिए 2, इसके लिए आपका 4 और एंड सेंटर्ड वालों के लिए 2 और Z वैल्यू एज वालों के लिए भी 4 आती है। तो आप ये याद भी रख सकते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे इस पूरी यूनिट के 5 टॉपिक पे बात कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन पे बात करने जा रहा हूँ कि माना कोई क्रिस्टल है, कोई सॉलिड है, वो आपका A, B, C और D से बना है। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आप कर लोगे खुद से। और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि A पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर, किसी क्रिस्टल के या किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर है। B पार्टिकल प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, ध्यान रखना BCC नहीं कह रहा, सिर्फ बॉडी के सेंटर पर कह रहा है। और C वाले जो हैं वो फेस के सेंटर पर हैं और D वाले जो हैं वो आपके एज सेंटर पर प्रेजेंट है। ये आपका क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताना है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर लूँ, कोई क्रिस्टल है जो A, B, C, D 4 टाइप के पार्टिकल से बना है, जिसमें से A पार्टिकल कॉर्नर पर, B पार्टिकल बॉडी सेंटर पर, C पार्टिकल फेस सेंटर पर और D पार्टिकल एज सेंटर पर है। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको ABC के टोटल नंबर चाहिए। वो कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। ये आपका सपोज यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में उसने क्वेश्चन में कहा है कि A पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट है, B पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है, C पार्टिकल फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है, टॉप फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस, सामने वाला फेस, पिछू वाला फेस, 6 फेस के सेंटर पर है। और D वाले पार्टिकल कहाँ है? एज के सेंटर पर प्रेजेंट है। तो एजेस आपको पता है कितनी होती है, एज के सेंटर पर प्रेजेंट है। तो आपने ये बनाया। तो आप टोटल लैटिस पॉइंट A के लिए कैलकुलेट करोगे तो 8 × 1/8 कंट्रीब्यूशन Z वैल्यू 1। B पार्टिकल के लिए अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो बॉडी के सेंटर पर 1 है और कंट्रीब्यूशन भी 1। C के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 6 फेसेस हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2 3। और D पार्टिकल के लिए आपके पास 12 है, कंट्रीब्यूशन अभी बताया था 1/4। कॉर्नर वाला काउंट नहीं हो रहा, सिर्फ फेस सेंटर पर है, अदरवाइज 8 × 1/8 भी ऐड करते। तो आपके पास केवल बॉडी के सेंटर पर 1 पार्टिकल है और कंट्रीब्यूशन 1। तो अगर आप देखो तो A के लिए टोटल लैटिस पॉइंट 1, B के लिए 1, C के लिए 3, D के लिए भी 3 आया है। तो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा कंपाउंड का वो क्या हो जाएगा? A1, B1, C3, D3। इट इज़ द आंसर। इसी तरीके से आपके पास वो कई बार बोल सकता है XYZ से बना है, PQR से बना है, वो यहाँ पे है, वहाँ पे है, वहाँ पे। तो इसके बेसिस पर आप ये सारे क्वेश्चंस वगैरह कर पाते हैं। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हमने इस पे अभी बात करते हैं। सो होप आपको मैंने यहाँ पर 5 टॉपिक इस यूनिट से रिलेटेड स्टार्टिंग के डिस्कस किए हैं। इस C को सीक्वेंसली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा। आप लोगों के लिए दिल से थैंक्स कि आप लोगों ने हमारे 500 सब्सक्राइबर किए हैं। आप लोग अपना प्यार बना करके रखें। तो बाकी फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।